हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के संशोधन पर। सबसे पहले तो हम ये समझें कि भारतीय संविधान होता क्या है। संविधान किसी भी देश का हो, वह एक ऐसा दस्तावेज होता है, वह एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें कई सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं और उसी के आधार पर उस देश को चलाया जाता है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने हिसाब से अपने सारे कार्यों को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको समझना जरूरी है कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हाँ, ये बात और है कि भारत का संविधान ना तो अमेरिका की तरह कड़क है और ना ही ब्रिटेन की तरह लचीला है, अर्थात यह कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। ये तो बात हो गई भारतीय संविधान की। अब भारतीय संविधान में संशोधन होता है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था कि जब उन्होंने नोटबंदी की तो नोटबंदी कैसे की, संविधान में संशोधन किया। फिर नई शिक्षा नीति आई, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना। 3 तलाक आया, इसके बारे में आप लोगों ने सुना। धारा 370 और 35A को हटाया गया जम्मू कश्मीर में, इसको भी आपने सुना। और इसको हटाने से पहले उसका परिसीमन किया गया। तो ये तमाम चीज़ें आखिर संविधान के संशोधन में होंगी तभी तो हम ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि एक बाद आया था 1973 में, जिसके अनुसार भारत के मूल संविधान में आप संशोधन नहीं कर सकते, परंतु जब संसद ही सारे नियम कानून बनाती है तो अगर हम ऐसा कह दें कि कुछ भी असंभव नहीं है संविधान के संशोधन को लेकर के, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पर फिर कभी बाद में बात होगी कि कब मूल संशोधन किया गया, मूल ढांचे में कब परिवर्तन किया गया, कब नहीं किया गया। उस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन फिलहाल जो भारतीय संविधान का संशोधन है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हम पता करें कि संविधान में ऐसा कहां पर लिखा गया है कि हम भारतीय संविधान को जरूरत पड़ने पर संशोधन कर सकते हैं। निश्चित रूप से जिस समय हमारा संविधान बनाया गया था उस समय की आवश्यकताएं, जरूरतें, समय, परिस्थितियां कुछ अलग रहीं। आज की जो समय परिस्थिति है वो कुछ और है। आगे आने वाले यानी कि भविष्य में हमारे साथ की समस्याएं, परिस्थितियां कुछ अलग होंगी। तो अगर इसमें संशोधन ना करें तो उसी परिस्थिति में तमाम देश काल वातावरण को समायोजित करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए संविधान के जो निर्माता थे उन लोगों ने एक ऐसा प्रावधान दिया जो संविधान के 20वें अध्याय के 368वें आर्टिकल में रखा गया है। तो 368 आर्टिकल क्या कहता है? वो कहता है कि भारतीय संविधान में जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन किया जा सकता है। अगर कोई आपसे ये कहे कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो भारतीय संविधान को संशोधित करने का प्रावधान करता है, तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल नंबर 368, 368 अनुच्छेद। अब ये अनुच्छेद क्या कहता है, कैसे कैसे हम संशोधन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए, संशोधन का मतलब है कि कोई भी अगर आर्टिकल संविधान में है तो आप एक नया आर्टिकल जोड़ सकते हैं। किसी आर्टिकल के अंदर सब आर्टिकल में कोई नया उपबंध कर सकते हैं समय परिस्थिति के हिसाब से। साथ ही साथ कोई पहले से बना हुआ अगर आर्टिकल है और उसकी आज वर्तमान में कोई ज़रूरत नहीं रह गई है तो आप उसको वहाँ से हटा सकते हो। अगर हम संविधान की भाषा में बात करें, राजनीति की भाषा में बात करें, तो उसे हम कहते हैं निरसन कर सकते हैं, उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं और फिर वह किसी काम का नहीं रह जाएगा। जैसे जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक जो 7वां अधिकार था जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, वह वर्तमान में नहीं है, उसको निरसित कर दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम शिक्षा के अधिकार की बात करें तो शिक्षा के अधिकार में एक जब RTE आया था, राइट टू एजुकेशन, उसमें 0 से लेकर के मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसमें शिक्षा का विशेष प्रावधान किया गया था और ऐसा ना करने पर माता पिता को दोषी समझा जाएगा। ठीक है, जिसमें बच्चे को नहीं मारना है, पता नहीं क्या क्या। और अभी एक नई शिक्षा नीति आई है। तो ये तमाम चीज़ें कैसे हो पाती? हम आर्टिकल के अंदर जो सब आर्टिकल होते हैं, आ, बा, सा या 1, 2, 3, 4, तो उसके अंदर रख करके उस आर्टिकल को समय परिस्थिति के हिसाब से हम मजबूत कर लेते हैं। अच्छा, देश में हमें कुछ भी करना है अगर, तो संविधान के ढांचे में हम संशोधन करके ही, यानी कि आर्टिकल में परिवर्तन या नए आर्टिकल को जोड़ करके ही कर सकते हैं। इसके बिना यह संभव नहीं।
अच्छा, तो ये करता कौन है? संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वह हमारी संसद को है। संसद क्या करती है कि संसद के जो भी सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, उनमें से कोई भी, चाहे वो मंत्री पद वाले हों और चाहे वो गैर सरकारी पद वाले हों, उनमें से कोई भी एक, गैर सरकारी की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा में, साथ ही साथ जो बहुमत दल में से नहीं आते वो भी होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जैसे कोई भी इनको विधेयक लाना है, विधेयक का मतलब उनको अपनी कोई बात कहनी है कि भाई हिंदुस्तान में ये बात ऐसे होनी चाहिए, ये नई चीज जोड़नी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे, एक प्रपोजल लेकर के आएंगे और उसको संसद के दोनों सदनों में बारी बारी से पेश करेंगे। एक सदन में पहले उसको पेश करेंगे, अगर वो वहां से पारित हो गया तो दूसरे में पेश करेंगे, और दूसरे में अगर पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और अगर कोई खास बात उसमें है ना, तो फिर उसके लिए एक और प्रावधान करना पड़ता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब राज्यों के विधानमंडल को भी शामिल कर लिया जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के माध्यम से उसको हम कानून मान लेते हैं और वो हमारे संविधान में ऐड हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है, लेकिन इस प्रक्रिया को करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि चाहे आप लोकसभा में पहले उस बहुमत से उसको पारित करवाएं जो भी आपका विधेयक है, चाहे राज्यसभा में, दो में से किसी भी एक में आप जा सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी राष्ट्रपति से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन 2/3 बहुमत दोनों में ही होना आवश्यक है। अगर आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है तो आपका विधेयक पारित नहीं हो सकता है। 2/3 विधेयक का मतलब क्या हो गया, 2/3 बहुमत का मतलब क्या हो गया? 2/3 बहुमत का सीधा सा मतलब है कि अगर लोकसभा की बात है 545 सदस्य, तो 545 के 2/3 लोग, चाहे वो सरकार के पक्ष वाले हों और चाहे वो विपक्ष वाले हों, जो चुने हुए लोग हैं उनमें से 2/3 अगर समर्थन करते हैं, उसके पक्ष में अपने वोटिंग करते हैं, तो आपका जो विधेयक है वो पारित होगा। इसी प्रकार राज्यसभा में भी 250 की संख्या है, तो उसमें भी 2/3 पीपल अगर क्या करते हैं, अपने हाथ ऊपर करते हैं या वोटिंग कर देते हैं उस पक्ष में, तो वो पारित हो जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि सरकार जिस पार्टी की बनी हुई है उसी पार्टी के लोग हों, ठीक है, अगर बहुमत की है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार है तब भी ऐसा किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब हमारे जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको जब अपनी सैलरी बढ़वानी होती है तो वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, है ना, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीएसपी का हो, सपा का हो, जो भी हो, वो सब एकजुट से उस प्रस्ताव को पारित करवा लेते हैं। हालांकि सारे प्रस्ताव, सारे प्रपोजल यूं ही पारित नहीं होते, सभी के लिए अलग अलग प्रावधान है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। संसद के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा साधारण बहुमत से कुछ विधेयक पारित किए जाते हैं, कुछ विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं। पहले मैं बात करना चाहूंगा जो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, वो साधारण वाले कौन कौन से हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रावधान, ऐसे संशोधन जो साधारण बहुमत के द्वारा पारित हो जाते हैं, वह आर्टिकल 368 की सीमा से बाहर है। यह ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 368 की सीमा से परे कौन कौन से प्रपोजल आएंगे? जो सामान्य बहुमत से पारित हो जाते हैं। जो विशेष बहुमत से पारित होते हैं वो 368 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, खासकर जब उसमें जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो एक संघीय ढांचा पर चर्चा हो, तब ऐसे में साथ ही साथ उसमें विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत भी जरूरी होता है। अब इसमें हम अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें किसी नए राज्य का निर्माण करना है, जैसे आपने देखा होगा कि एक राज्य से कई सारे जिले अलग अलग बनते रहते हैं, है ना, उसमें जिलों की संख्या बढ़ती जाती है। एक राज्य से दूसरा राज्य बन जाता है, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। इसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा कि सीधी से सिंगरौली जिला अलग हुआ। तो ये जितने भी प्रावधान होते हैं ये संसद के सामान्य बहुमत से पारित कर दिए जाते हैं, चाहे राज्यों का या जिलों का नामकरण करना हो,
जिलों का तो खैर ये राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। अगर हम राज्यों की बात करें, राज्यों का नामकरण करना है तो ये संसद के सामान्य बहुमत से पारित किए जाते हैं। इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 2 और 3 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 106 ये संसद के सदस्यों की जो सैलरी है और भत्ते हैं, महंगाई भत्ता वगैरह वगैरह, ये सब प्रावधान सामान्य बहुमत से हो जाता है। अगर आपको संसदीय भाषा का उपबंध करना है तो यह भी सामान्य बहुमत के माध्यम से पारित हो जाता है। ध्यान दीजिए, आर्टिकल नंबर 124 का 1 कहता है कि अगर न्यायालय में जो हमारे जजेस होते हैं उनकी संख्या को घटाना या बढ़ाना है तो यह सामान्य बहुमत के द्वारा पारित हो जाता है। इसके लिए किसी खास या विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जो हमारे संसद को कुछ सामान्य शक्तियां जो दी जाती हैं तो वो सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है। साथ ही साथ जैसे नामकरण की हमने बात की, स्टेट के नाम बदलना, किसी जगह का नाम बदलना, वो सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जजेस के लिए है तो जजेस के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उनको कम करना, घटाना, बढ़ाना, ये सब सामान्य बहुमत से हो जाते हैं। कि जैसे नागरिकता से संबंधित है, किस आदमी की नागरिकता कब छीन लेनी है, कब उसको दे देनी है, अगर ऐसे कोई प्रावधान करने की जरूरत पड़ी तो ये सामान्य बहुमत से ये हो जाते हैं। इसके लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार निर्वाचन का जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र को हम घटाएंगे, बढ़ाएंगे, कैसा करना है ना, क्योंकि वो जनसंख्या के हिसाब से घटता बढ़ता जाता है। लोकसभा की सीटों का निर्धारण करना है, ये है वो है, तो ये सब सामान्य बहुमत से पारित कर दिए जाते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो विशेष बहुमत से पारित होने वाले प्रस्ताव हैं वो कौन कौन से हैं। संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं, इनमें जो दोनों सदन होते हैं उनके जितने भी कुल सदस्य होते हैं उनकी वोटिंग और जो वहाँ उपस्थित लोग हैं उनका 2/3 बहुमत होना जरूरी है। और ज़्यादातर संशोधन इसी प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसे होती हैं। इसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारी वो हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं, साथ ही साथ वो तमाम उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार का भी संशोधन होता है जिसमें विशेष बहुमत के अलावा जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनके सदस्यों की भी उपस्थिति जरूरी होती है। उनकी हालांकि उनका सामान्य समर्थन चाहिए लेकिन फिर भी उनका समर्थन जरूरी होता है। तो ऐसे कौन कौन से उपबंध हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे कौन कौन से संशोधन हैं जो इन 3 चीज़ों से मिलकर के होते हैं। कौन कौन से? दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत, और साथ ही साथ ये जो तीसरा है जिसमें राज्य विधानमंडल के सदस्यों का सामान्य बहुमत चाहिए। तो इतनी प्रक्रिया से कौन कौन से संशोधन होते हैं आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो इसके अंतर्गत आएगा, और साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है वो इसके अंतर्गत आएगी। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 54 और आर्टिकल नंबर 55 अगर इसमें आपको संशोधन करना है तो दोनों सदनों का 2/3 बहुमत, है ना, विशेष बहुमत, और साथ ही साथ राज्य विधानमंडलों के सामान्य बहुमत से ये काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसके अलावा संघ की कार्यपालिका का विस्तार करना है, आर्टिकल नंबर 73। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, चाहे अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, इसके लिए साथ ही साथ अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों को जोड़ना हो, भाग 5 में अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका हो, या भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय की बात हो, अथवा भाग 11 के अध्याय 1 में संघ राज्य के विधायी संबंधों की बात हो, अथवा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात हो, 7वीं अनुसूची को सुधारने की बात हो, या फिर स्वयं अनुच्छेद 368 को सुधारने की अगर हम बात करें तो वह
इस प्रावधान के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें संसद के दोनों सदनों का 2/3 विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडल का सामान्य बहुमत जरूरी है। अगर ऐसा संभव हुआ तो ही आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा संशोधन संभव नहीं होगा। अब एक सवाल आता है, सवाल ये कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, और अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो उसके लिए क्या प्रावधान करने होंगे। कुछ लोगों का तो मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, उन सबका बहुमत चाहिए, व्यक्तिगत बहुमत, उसके आधार पर ही डिसाइड हो पाएगा, है ना। जैसे आम सहमति जिसको हम कहते हैं, तभी डिसाइड हो पाएगा। फिर इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, भाषा, जाति, धर्म, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोध कर ही देगा, है ना। तो ये संभव नहीं है भाई। यहाँ हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, है ना, और भी यहूदी भी हैं, पता नहीं जाने कितने धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यह संभव नहीं है। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि अगर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, और 3 प्रकार के संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जैसा कि अभी हम बता चुके हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ लोग 4 कारण बताते हैं। जो जानकार हैं वो 4 कारण बताते हैं कि अगर 4 चीजें कोई भी सरकार कर सके तो वह भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकती है। कैसे? सबसे पहली चीज तो ये कि वह सरकार पूर्ण बहुमत में होनी चाहिए। मतलब ये कि जैसे 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रपोजल पारित होना चाहिए, तो 2/3 सदस्य उसके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जोड़ तोड़ से उसकी सरकार बनी है, गठबंधन से सरकार बनी है, तो कल को उसके सदस्य इस बात की स्वीकृति न दें। अगर ऐसा है तो ये तो पहला हो गया। दूसरा ये कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी, क्योंकि लोकसभा तो हम सामान्य आदमी, आम पब्लिक उसको चुनती है ना, अपने लोकसभा के सदस्यों को। लेकिन लोकसभा के अलावा जो राज्यसभा है, जो हमारा उच्च सदन है, वहां पर भी 2/3 सदन के सदस्य इस प्रपोजल को पारित कर दें। और ऐसा तभी संभव है जब राज्यसभा में भी उस सरकार के, यानी उस पार्टी के 2/3 से ज्यादा लोग मौजूद हों। तो ये 2 चीजें। हालांकि अभी तक की सरकारों में अभी ऐसा हुआ नहीं है, इस पर बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र अभी तक घोषित नहीं किया जा चुका है। तीसरा क्या है? तीसरा ये कि जो राज्य विधानमंडल है, भारत में कुल 6 राज्य विधानमंडल है, इसमें आधे से अधिक का मतलब 2/3 ही होता है। आधे से अधिक राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं तो वह अपनी सहमति दें, और ऐसा तभी देंगे जब जिन राज्यों में विधानमंडल है वहां उसी पार्टी की सरकार हो। जैसे वर्तमान में अगर बीजेपी की सरकार है तो राज्यों के विधानमंडल, जिन 6 राज्यों में विधानमंडल है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्य विधानमंडल हैं। तो इनमें से 3 से अधिक, अगर 4 राज्यों की आम सहमति बन जाती है, और इन 4 राज्यों में जहां आम सहमति बने वहां उसी पार्टी की सरकार हो, तो सहमति बनने में आसानी होगी। ये साथ ही साथ इसमें एक और अड़चन आ सकती है, इसमें एक और बाधा आ सकती है, और वो बाधा है न्यायालय, माननीय न्यायालय। अगर न्यायालय में इस बात को ले जाकर के रखा गया तो, क्योंकि न्यायालय जो है वो हमारे संविधान की रक्षा करता है, तो अगर न्यायालय को कहीं ऐसा लगता है कि यह इसके मूल में कुछ फेरबदल करने की गुस्ताखी की गई है, तो न्यायालय इस पर रोक लगा सकता है। और अगर ये चारों बातें संभव हो सकें तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, ऐसा जानकारों का मानना है। हालांकि इसमें आप लोगों की अपनी राय भी होनी चाहिए। आप अपनी राय जरूर बताएं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है या नहीं,
क्योंकि विभिन्न प्रकार की आबादी हमारे यहाँ है। हालांकि हम उसको पॉलिटिकली अलग रूप में लेते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो मुसलमानों के लिए कोई बात का बतंगड़ हो जाएगा, है ना। उसमें फिर हम लोग राजनीति करने लगते हैं, विशेषकर नेता लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत में जितना सुरक्षित मुसलमान है वो दुनिया के किसी भी देश में होगा, है ना। जितनी आज़ादी हिंदुस्तान के मुसलमानों को है शायद ही किसी दुनिया के देश में हो। यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल देशों में भी उन पर बहुत सी पाबंदियाँ हैं। अफ़गानिस्तान का तो वाक़या आपने हाल ही में देखा है कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर जो मुसलमान हैं उन्होंने महिलाओं के ऊपर कितना सारा अत्याचार किया हुआ है। तो यह बात विचारणीय है। साथ ही साथ एक जो आखिरी इसमें पचड़ा फंस रहा है तो वो है हमारा संयुक्त राष्ट्र और जो दुनिया के तमाम बड़े देश हैं वो इस पर सहमति अपनी देते हैं कि नहीं देते हैं। हालांकि वो तो बात का मामला होगा, है ना। उनकी भी कहीं पर दाल नहीं गलेगी तो उनको सहमति देना ही होगा। लेकिन फिर भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आपके जेहन में अगर ऐसे और भी कोई विचार हैं तो आप ज़रूर साझा करें, है ना। और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। हम फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।